वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी यूपीएससी का, उसके पेपर को। सो आज मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा पर्टिकुलर टॉपिक का। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, यहाँ जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो इनमें से कौन सा जो एप्लीकेबल नहीं है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं होता नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक पे। तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर पता होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, द एरिया अंडर कर्व, जिसे हम AUC भी बोलते हैं, ये इंक्रीज हो जाता है इन अ प्रोपोर्शनल मैनर में। किसके? एडमिनिस्ट्रेटेड डोज के। जो AUC है वो इंक्रीज हो जाता है प्रोपोर्शनली मैनर में टू द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। सो यहाँ पर आ गया है आपका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। सो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन डोज ऑफ ड्रग एंड इट्स रिजल्टिंग ब्लड लेवल के बीच में, जिसे हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये प्रोपोर्शनल नहीं होती है। ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें ये दोनों चीज़ के बीच में कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती, तो उसे हम नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में जो है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बताया गया है। ऊपर वाले का तो आपको समझ आ गया होगा, ये एक रिलेशनशिप होता है डोज ऑफ ड्रग और उसके रिजल्टिंग ब्लड लेवल के बीच में, जो कि प्रोपोर्शनल नहीं होता। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, अगर जो डोज है उसको हम डबल कर देते हैं तो जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन भी डबल हो जाती है, जो कि रीच करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। सो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम डोज को डबल कर देंगे तो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो भी डबल हो जाएगा, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में रीच करेगा। सो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है रिलेशनशिप, और ये मेंटेन भी नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अगर जो डोज है या तो वो डिसप्रोपोर्शनली लार्जर हो सकती है या फिर स्मॉलर हो सकती है। लार्जर हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन ड्रग कंसंट्रेशन। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट में बताया गया है ये जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें अकर करती हैं, ये फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं। इन सारी फैक्टर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आती है, जैसे कि सैचुरेशन अगर आ गया ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे में तब ये हो सकता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, या फिर कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन हो जाता है बिटवीन डिफरेंट एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं लाइक क्लियरेंस, वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनकी वजह से डोज जो है इंक्रीज होने लगती है। और जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन डोज एंड AUC, जिसे हम एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व भी बोलते हैं, ये लीनियर नहीं रह जाती। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बिगाड़ती है और ये लीनियर नहीं रह जाती, मे नॉट बी लीनियर। पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है, जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को नहीं फॉलो करता। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स कंसंट्रेशन। सो ये जो सारे आप पॉइंट्स देख रहे हो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपने प्रीवियसली देख लिया है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये सारे पॉइंट्स में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अभी जो आपने क्वेश्चन देखा वही आपसे पूछ ले। सो जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने आपको बताया, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है ऑफ अ ड्रग वो प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स कंसंट्रेशन। तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। सो सबसे लास्ट पॉइंट में बताया गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स व्हेन डोजिंग ड्रग। अगर हम डोजिंग कर रहे हैं ड्रग्स की तो हमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को कंसीडर करना चाहिए। इसे हम क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं ड्रग कंसंट्रेशन में, तो इसकी वजह से क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है अल्टर्ड हो जाते हैं और इंक्रीज हो जाता है किसका, रिस्क एडवर्स रिएक्शन का।
सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एप्लीकेबल नहीं है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो आपको मैंने राइट आंसर क्या बताया था, बी। तो इसका राइट आंसर था द एरिया अंडर कर्व इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शनल मैनर टू द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज। अब बाकी ऑप्शंस आप देख लेना। इस बार का जो एग्जाम पैटर्न था वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हाई इसका पैटर्न था। अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम में तो इसका पेपर थोड़ा सा हाई में आता है, टफ आता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। मैं अदर स्टेट के बारे में आपको नहीं बता सकती, अभी जो है हम यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, पर आपको मेरे चैनल पर अदर स्टेट के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है उनमें से ये जो सारी स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सी ट्रू है अबाउट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, इसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन हम अगेन आएंगे इसी क्वेश्चन पे। यहाँ है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें बताना है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता क्या है। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और ये रेफर करता है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का, जो कि अकर करता है बिफोर इट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम को। इसमें क्या होता है, इसमें जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी ड्रग का जो कि अकर करता है बिफोर कि वो रीच करे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड स्ट्रीम में, तो उसी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये प्राइमरीली कहाँ टेक प्लेस करता है, लिवर में, और लेसर एक्सटेंट में इंटेस्टाइन में एंड अदर टिश्यू में। तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है कि वो लिवर में पहले प्राइमरीली टेक प्लेस करता है और लेसर एक्सटेंट में इंटेस्टाइन में और अदर टिश्यूज में। थर्ड पॉइंट में बोला गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जितने भी हमारी ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है जीआईटी ट्रैक्ट से, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, और ट्रांसपोर्ट करती है डायरेक्टली कहाँ पर, लिवर में, थ्रू द पोर्टल वेन बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो डायरेक्टली किस में ट्रांसपोर्ट करती है एंड किसके थ्रू करती है। किसके थ्रू करती है, तो वो पोर्टल वेन के थ्रू करती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जो अमाउंट होता है एक्टिव ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है, एंड उससे जो उसका इफेक्ट होता है वो भी एक्सर्ट करता है। एंड इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की। ये जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक ड्रग पे, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पे, उसके इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स पे। अभी हमने प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म रीड आउट कर लिया था। यहाँ आ गए हैं आपके सारे ऑप्शन। अब आपको राइट आंसर बताना है, तो आप एक बार फटाफट से इसके सारे ऑप्शन देख लो, तब तक मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ए 1, 2 एंड 4। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म अकर करता है लीवर में एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये अकर करता है इंटेस्टाइन में और उसकी वॉल्स में। एंड प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिजल्ट क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। किसी भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए 1, 2 एंड 4। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो आपको इससे एक चीज़ तो पता चल गई, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन दी गई है जिसे आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। और अभी क्या है, एजुकेशन सिस्टम में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम कराई जाती है, बट अगर आप लोग गवर्नमेंट की तैयारी करना चाह रहे हो तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपके पेपर में। तो आप लोग अपने टीचर्स को कह दो कि आपको ऐसे क्वेश्चन की भी तैयारी करवाने लग जाए। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक तो आपको TCR निकलना है, दैट इज़ टोटल क्लियरेंस रेट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट, एंड थर्ड है रीनल क्लियरेंस रेट। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार कैसे ये सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। अगर आपको TCR निकालना है तो आप डोज अपॉन में AUC करोगे। RCR निकालना है तो आपको इनटू करना होगा TCR को और फ्रैक्शनल एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन को। अगर आपको MCR निकालना है, मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट, तो आपको TCR और RCR को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिख लेंगे। तो आपका IV डोज जो है, डोज कितना था 500 mg,
सेकंड आपका फ्रैक्शनल एक्सक्रीटेड अनचेंज यूरिन कितना था 70%, तो इसको हम 0.7 कर लेते हैं। AUC आपका कितना था 362। सो आपने TCR कैसे निकालना है, हमने जो है डोज अपॉन में AUC कर दिया, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.381। सब आपको RCR निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, आपका जो TCR है वो तो निकल चुका है 1.381, इसको आपको इंटू करना है 0.7 से, तो आपका आ जाएगा 0.966। अब आपको निकालना है MCR, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, TCR आपका निकल चुका था, RCR आपका निकल चुका है, इन दोनों को माइनस कर दो 1.381 को 0.966 से, तो आपका आ जाएगा 0.415। तो आपका TCR भी निकल गया है, RCR भी निकल गया है और MCR भी निकल गया है। तो आपका जो क्लोजेस्ट आंसर इसमें दिया गया है वो है A। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व हो चुका है। कैलकुलेशन बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है अब थोड़ा सा हाई आ रहा है। तो आप जो है चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, टोटल आपके 150 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चैनल पर ज़रूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है इनहेलेशन एरोसोल शुड हैव पार्टिकल्स विच आर। तो हमें बताना है जो इनहेलेशन एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। इनहेलेशन एरोसोल्स का जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 1 से 5 माइक्रोमीटर्स होना चाहिए। जो ऑप्टम एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरोसोल इनहेलर्स का, वो कितना नोट किया गया है 1 से 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा C। इनहेलेशन एरोसोल्स का जो पार्टिकल होना चाहिए वो नॉन पोरस डायमीटर एंड स्मॉल एरोडायनेमिक डायमीटर होना चाहिए विद स्मॉल फिजिकल। एंड अगर इसमें आपका पर्टिकुलर साइज पूछा जाएगा तो 1 and 5 माइक्रोमीटर इन साइज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है 2015 में एक फॉर्मुलेशन जो है अप्रूव की गई थी बाय US FDA जिसका नाम था स्पायरेटम। तो उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा था, तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2015 में एक 3D प्रिंटेड ड्रग जिसे हम स्पायरेटम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है लेविट्रासिटम। ये एक प्रिस्क्राइब ड्रग थी, किसके लिए, एपिलेप्सी के लिए, जो कि डेवलप की गई थी बाय एप्रीशिया फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इस ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसके अंदर बाइंडर जेट प्रिंटिंग मेथड को यूज़ किया गया था, जो कि उस ड्रग को कैपेबल बना रही थी रैपिड ओरल डिसोल्यूशन के लिए। एंड इससे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, बिकॉज उसमें जो है हाईली पोरस स्ट्रक्चर था, दैट्स वाई वो रैपिडली ओरल डिसोल्यूशन को प्रमोट कर रही थी। ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में आपका सेम क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया था। तो आपका मेथड जो यूज़ किया गया था वो था बाइंडर जेट प्रिंटिंग मेथड, और ये रैपिड ओरल डिसोल्यूशन टैबलेट कहलाती है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर है A, ये एक 3D प्रिंटेड फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। कैप्सूल के बहुत सारे साइजेस होते हैं जो कि ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैप्सूल साइज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको कैप्सूल के साइज याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका राइट आंसर है B, P and Q। जो P है 000 इज द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज एंड 5 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख लो, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर जो है कैप्सूल का साइज चार्ट है, ये आप देख सकते हो। 000 सबसे लार्जेस्ट है एंड 5 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लो एंड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स पेरेंट्रली। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, इनमें से कौन सा व्हीकल हम नहीं यूज़ कर सकते फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स पेरेंट्रली। इसका राइट आंसर है A, मिनरल ऑयल। जो मिनरल ऑयल व्हीकल होता है इसको हम अगर हमें पेरेंट्रली ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो ये एज अ व्हीकल यूज़ नहीं हो सकता इन इंजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है इनमें से कौन सा फॉर्म नंबर है जो कि हम अप्लाई करेंगे टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है कॉस्मेटिक्स को फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसका राइट आंसर है B, फॉर्म कॉस 5। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। अगर किसी भी मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरर का एम है कि वो कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करे इंडिया में, तो उसके पास एक वैलिड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सो कोई भी मैन्युफैक्चरर है जिसका एम है कि वो मैन्युफैक्चर करे कॉस्मेटिक्स को इंडिया के अंदर, तो उसको एक वैलिड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। मतलब उसके पास वैलिड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो होता है वो मैंडेटरी है कि उसके पास होना चाहिए। सो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको एप्लीकेशन डालना होगा फॉर्म कॉस 5 का, जिससे उसे ग्रांट हो जाएगा लाइसेंस। एंड अगर उसको ग्रांट करना है लोन लाइसेंस को, तो उसके लिए उसे कौन सा फॉर्म भरना होगा, कॉस 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया फॉर्म कॉस 5। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 हैव बीन क्लासिफाइड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो इसका राइट आंसर है सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। इसी के अंडर जो है सारी क्लासिफाइड है हमारे मेडिकल डिवाइसेस। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो रूल है कब आया था, मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। सो इसके अंदर 4 कैटेगरीज है जिसके अंदर जो है इंटेंडेड यूज़ और पोटेंशियल रिस्क बताया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज का। तो यहाँ पर है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो इसमें क्या आता है, क्लास ए में इसमें लो रिस्क डिवाइसेस आते हैं जैसे टंग डिप्रेसर्स, बैंडेजेस एंड ग्लव्स। क्लास बी में आते हैं लो टू मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस जैसे कि हाइपोडर्मिक निडल्स, सक्शन इक्विपमेंट। क्लास सी में आते हैं मॉडरेट टू हाई रिस्क डिवाइसेस सच एज हर्ट वॉल्स, बोन फिक्सेशन प्लेट्स एंड सर्जिकल लेजर्स। क्लास डी में आते हैं हाई रिस्क डिवाइसेस सच एज इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर एंड पेस मेकर्स। तो ये सारे जो हमारे क्लास ए, बी, सी, डी है, इसी के अंदर सारे हमारे मेडिकल डिवाइसेस को क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टरलाइज थर्मोलबाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ हमारे स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। तो हमें बताना है जो थर्मोलबाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं इनमें से कौन सी बेस्ट टेक्निक है जिससे हम उन्हें स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, गैस स्टरलाइजेशन। सो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर स्टरलाइजिंग थर्मोलबाइल मीन्स हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स को अगर हमें स्टरलाइज करना है तो इसके लिए हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, गैस स्टरलाइजेशन, जो कि ये टेक्निक को हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन। सो यहाँ पर हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड आप मुझको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर MCQ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।